हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लिमिट स्टेट ऑफ स्टील डिज़ाइन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्लास्टिक एनालिसिस को ख़त्म किया था। लिमिट स्टेट ऑफ स्टील डिज़ाइन में पहला टॉपिक हमारा है कनेक्शन। इन सब को समझने से पहले समझते हैं कि लिमिट स्टेट क्या होता है। लिमिट स्टेट जो होता है वो एक अप्रोच होती है किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की, जिसमें हम उसकी स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट लोड को लेके कंसिडर लेके चेक करते हैं। उसके साथ ही उसकी सर्विसेबिलिटी और स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। मतलब इट इज़ एन अप्रोच on the design on the basis of strength and stability at ultimate load and then checking for the serviceability under this loading. सर्विसेबिलिटी का मतलब हमारा क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशंस कितना है, वाइब्रेशंस के कारण पीपल्स जो उस स्ट्रक्चर को मतलब यूज़ कर रहे हैं उनका मतलब डिस्कम्फर्ट कैसा है, रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फटीग कैसा है, कोरोजन और ड्यूरेबिलिटी कितनी है उस स्ट्रक्चर की। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर को हमें फेल कराना है एक अल्टीमेट लोड पे। तो उस स्ट्रक्चर की जो अल्टीमेट लोड वैल्यू होती है वही उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है। द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर अंडर द एक्शन ऑफ मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स मतलब जिन लोड कॉम्बिनेशंस में मैक्सिमम लोड आता है वही हमारा मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ऑन अ स्ट्रक्चर यूजिंग अप्रोप्रिएट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसलिए लेते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे नहीं करते हैं, उससे कुछ कम स्ट्रेंथ पे हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। उस स्ट्रक्चर को कम पे डिज़ाइन करने के लिए उसके अंदर एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। इससे मतलब 50% कम स्ट्रेंथ या 1.5 टाइम्स ऑफ दिस लोड के लिए हम डिज़ाइन करेंगे तो वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो अल्टीमेट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो कॉल्ड द अल्टीमेट लिमिट स्टेट। ठीक है ना, इसमें हम स्ट्रक्चर को वहाँ तक चेक करते हैं जब तक वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को लॉस ना कर जाए, उसकी स्टेबिलिटी लॉस ना हो जाए। फेलियर बाय द एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस बाय फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म, जो हमने प्लास्टिक एनालिसिस में पढ़ा था, वहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर को कैसे चेक करते थे, अल्टीमेट लोड पे। यहाँ पे अल्टीमेट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके लोड को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा फेल करेगा, ब्रिटल फेल करेगा, मतलब हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कब स्ट्रक्चर फेल हो रहा है नहीं हो रहा है अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके नहीं चलते हैं। फ्रैक्चर ड्यू टू फटिग। ओके, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में हम चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जिस चीज़ के लिए बनाया है उस सर्विस को फर्दर वो मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि उसमें एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आ गए तो उस बिल्डिंग को हम यूज़ नहीं करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है वो हमें सूटेबल नहीं लगती कि उस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करें। हमें हमेशा दिमाग में या यूज़ करते समय यही एक डर या भय रहेगा कि ये स्ट्रक्चर अभी कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए अगर उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशंस रहते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को यूज़ करना नापसंद करेंगे। ओके, अगर उसमें एक्सेसिव वाइब्रेशंस है तो जो भी पीपल्स या यूज़र्स हैं उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा। इसलिए फिर वो अपनी सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फटीग। फटीग क्या होता है कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में साइक्लिक लोड लग रहा है, अगर लोड की वैल्यू यील्ड से कम है और कंटिन्यूस साइक्लिक लोड के कारण क्या है कि स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। पर रिपेयरेबल डैमेज इसमें आता है कि मतलब फटीगनेस के कारण अगर बोल्ट के लूजन हो जाते हैं, मतलब उसके जो कनेक्शन जॉइंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो वो क्या है कि रिपेयरेबल डैमेज है। उसको आप टाइटन कर सकते हो और वापस वो स्ट्रक्चर कंफर्ट कंडीशंस में आ सकता है। पर अगर उसमें पूरा जॉइंट कनेक्शन है वही ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो कैसा आएगा अपना, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। मतलब वो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में आएगा, वो रिपेयरेबल डैमेज नहीं है, वो परमानेंट डैमेज है। अगर रिपेयरेबल डैमेज है तो हम कह सकते हैं कि ये सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, परंतु स्ट्रक्चर में अभी भी स्ट्रेंथ है, वो उसको बियर कर सकता है। ओके, अगर कोरोजन के कारण कोई मेंबर करोड़ हो जाता है और फेल कर जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, इन सारे क्राइटेरिया को हम सर्विसेबिलिटी में लेते हैं। और जब अल्टीमेट लोड जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ डिजाइन करते हैं तो उसको हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अंदर लेते हैं। लिमिट स्टेट में इन दोनों क्राइटेरिया को यूज करके हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। सर्विसेबिलिटी में मेनली मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है और स्ट्रेंथ में हमेशा लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है। ओके, तो ये हो गया हमारा लिमिट स्टेट क्या होता है।
तो लिमिट स्टेट को हम कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन अप्रोच है जिसमें हम स्ट्रेंथ एट अल्टीमेट लोड विद सर्विसेबिलिटी कंडीशंस चेक की जाती है। ओके, देन हम देखते हैं कि जो लोड कॉम्बिनेशंस जो होते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ में हमने ये देखे थे कि मोस्ट अनफेवरेबल लोड कॉम्बिनेशंस। तो लोड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, फिर है इरेक्शन लोड, है ना, एक्सीडेंटल लोड ड्यू टू ब्लास्ट है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, चेंज इन डिफरेंशियल सेटलमेंट्स। इनके कारण उस मेंबर फोर्सेस में अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। इन लोड कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं जो आईएएस कोड में डिफाइंड है, जिससे हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। तो ये लोड क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, किसी भी डिजाइन स्ट्रक्चर में सेल्फ वेट एक्सटर्नल लोड के कारण जो इम्पोज लोड के कारण जो डिफॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं, वो उसके इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट करते हैं। इन्हीं इंटरनल स्ट्रेसेस को हम एक्शंस कहते हैं। लोड और उसके इफेक्ट विद पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। लोड्स क्या होते हैं वो आईएस 875 में डिफाइन कर रखा है, जिसका पार्ट 1 डेड लोड को बताता है, पार्ट 2 एंड 4 लाइव लोड को बताते हैं, पार्ट 3 जो है 875 का आईएस का वो विंड लोड को बताता है। आईएस 1893 में हमें अर्थक्वेक लोड के बारे में बताया हुआ है। उसके साथ ही हमारा इरेक्शन लोड होता है, एक्सीडेंटल लोड्स ड्यू टू ब्लास्ट होता है, सेकेंडरी इफेक्ट्स भी होते हैं लोड के ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, डिफरेंशियल सेटलमेंट, लैक ऑफ फिट्स के कारण हमारे सेकेंडरी स्ट्रेसेस भी उस पर जनरेट होते हैं। तो हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और कोलैप्स में कह सकते हैं कि डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड जो होता है उसका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, लाइव लोड को हम आईएल बोल रहे हैं, मतलब आईएल का मतलब होता है इम्पोज्ड लोड, उसी को हम लाइव लोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि जब डेड लोड और लाइव लोड को कंसीडर करते हैं तो हम लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं, 1.5 लेते हैं। सर्विसेबिलिटी में उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे, मतलब 1.5 इंटू डेड लोड प्लस 1.5 इंटू इम्पोज और लाइव लोड, जब कॉलेप्स की कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं। सर्विसेबिलिटी में हम क्या लेंगे, 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, जब हम विंड लोड को कंसीडर करेंगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ विंड लोड हो जाएगा। जब हम डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड सभी को कंसीडर करेंगे तो हमारा 1.2 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड या इम्पोज लोड प्लस विंड लोड हो जाएगा। उसी तरह से सर्विसेबिलिटी में यह कंडीशन कैसे हो जाएगी, 1 इंटू डेड लोड प्लस 0.8 टाइम्स ऑफ लाइव लोड प्लस विंड लोड। इस तरह से हम एक लोड कॉम्बिनेशन के कारण मैक्सिमम स्ट्रेसेस उस स्ट्रक्चर में कितने होते हैं वो निकालेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अ फॉलोइंग वर्किंग लोड, जिसमें डेड लोड है हमारा 50 और लाइव लोड है 25। तो इसमें लोड कॉम्बिनेशन फर्स्ट बनेगा 1.5 टाइम ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड। ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 इज इक्वल 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 इंटू 1.5। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारी इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जांपल है लोड ऑन द फ्लोर बीम्स इफ अ कमर्शियल बिल्डिंग में ये लोड लग रहा है, जैसे डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड लग रहा है और रूफ फिनिश लोड लग रहा है। तो रूफ फिनिश लोड जो होता है वो भी एक टाइप का डेड लोड ही है ना। रूफ की जो फिनिशिंग की जाती है जैसे फ्लोरिंग होगी, उसका जो लोड है वो 1.5 टाइम्स 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल डेड लोड हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 1.5, 6 प्लस 1.5 तो 7.5। ओके, और फिनिश लोड और डेड लोड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा डेड लोड टोटल, और लाइव लोड हमारे पास कितना है जिसे हम इम्पोज लोड कहते हैं, ये हमारा 4 है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड इंटू 1.5,
है ना। तो लोड कॉम्बिनेशन के कारण मैक्सिमम लोड उस स्ट्रक्चर या मेंबर पे कितने लगेंगे, 7.5 प्लस इन 4 इंटू 1.5। ठीक है। अगर इसी के साथ यहाँ पे अगर हमारा विंड लोड दे रखा होता, कितना, 1 kN/m²। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन तो ये रहता, फिर एक बनता डेड लोड प्लस विंड लोड का, तो वो कितना हो जाएगा, 6 + 1 × 1.5। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता हमारा जब तीनों लोड को हम कंसीडर करके चलते हैं, मतलब 7.5। तीसरा कॉम्बिनेशन बनता 7.5 प्लस इम्पोज लोड कितना है हमारा, 4 प्लस विंड लोड, तो कितना हो जाता, 1। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 से। ठीक है ना। मतलब हमारी ये कंडीशंस रहती लास्ट वाली। ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ के कंडीशंस में। जब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी लेते हैं तब इस केस में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जब डेड लोड होगा तो डेड लोड को तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, मतलब 7.5 इस सर्विसिबिलिटी की कंडीशन में, 7.5 इंटू 1 प्लस 0.8, 0.8 इंटू 4 + 1 इंटू 4 + 1 मतलब 5। ओके। इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कारण लोड कितना इस स्ट्रक्चर या फ्लोर पे लग रहा है वो हम निकालेंगे। तो इस तरह के लोड कॉम्बिनेशन से मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन लेते हैं, उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। ओके। फिर आगे देखते हैं कि कनेक्शंस क्या होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। जैसे कि कोई एक मेंबर है, उसको दूसरे मेंबर के साथ कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्शंस बोल्टेड भी हो सकते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेट को ऐड करके हम यहाँ पे बोल्ट कनेक्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं जब कोई भी मेंबर, जैसे कि टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, फ्लेक्सुरल बेंडिंग में हो गया, तो इनको जो जोड़ने का काम होता है वो फास्टनर का होता है। फास्टनर को ही हम कनेक्शन भी कहते हैं। फास्टनर हमारा बोल्ट हो सकता है, रिवेट हो सकता है, वेल्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मोस्ट ऑफ द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो हमने पास्ट में देखे, वो उसके क्रिटिकल कनेक्शंस पे ही होते हैं। क्रिटिकल कनेक्शन मतलब अगर वो कनेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है, या फिर वो लूजर हो जाता है विद पीरियड ऑफ टाइम, हमने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखा है, तो पूरे स्ट्रक्चर की अच्छी स्ट्रेंथ होगी, परंतु वो स्ट्रक्चर जो होगा उस कनेक्शन पे वीक हो जाएगा और प्रॉपर लोड ट्रांसफर नहीं कर पाने के कारण फेल हो जाएगा। ओके। वेट कराना है, तो वहाँ पे हम कनेक्शंस का प्रोवाइड कराते हैं। ये कनेक्शन वेल्डेड कनेक्शन भी हो सकता है, बोल्टेड या रिवेटेड कनेक्शंस भी हो सकते हैं। तो हमने पास्ट में देखा है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है उसके फेल होने की जो टेंडेंसी होती है वो मोस्टली कहाँ पे, उसके वीकेस्ट लिंक पे होता है। और वीकेस्ट लिंक जो होता है वो कनेक्शंस हो सकता है। कनेक्शंस जब लूज हो जाता है तो उसकी जो लोड ट्रांसफर की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वहाँ पे वो सडन फेलियर या फ्रैक्चर शो करता है ना। Therefore, the nature of forces and stress distribution in connections are properly evaluated और established। कनेक्शंस हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेम नी कनेक्शंस हो गया, मतलब यहाँ पे कॉलम है उसके साथ बीम का कनेक्शन दे रखा है, नी फॉर्म में, मतलब इसके ऊपर कोई मेंबर नहीं है। फिर कॉलम बीम कनेक्शंस हो गया, जो पूरी की पूरी कॉलम यहाँ पे है उसके साथ इस बीम को हमने रिजिड कनेक्शंस दिया है। कॉलम बेस में फिक्स कनेक्शन देना हो,
पिन कनेक्शन इन कॉलम बेस कुछ इस तरह से होता है ना। पाइप में वेल्डेड कनेक्शंस दिए गए हो, ठीक है ना। बीम कॉलम कनेक्शंस जब अपने को फ्लेक्सिबल कनेक्शंस या सेमी रिजिड कनेक्शंस देने हो वो इस तरह से होते हैं। बीम टू बीम कनेक्शंस हो गए, बीम टू बीम कुछ फ्लैंज में कनेक्शंस इस तरह से दिए जाते हैं। फिर गजेट प्लेट के साथ जब कनेक्शंस, गजेट प्लेट ये ग्रीन कलर की जो है उसे हम गजेट प्लेट कहते हैं, जो किसी जॉइंट पे सारे मेंबर को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि ये कोई जॉइंट हो गया, जॉइंट पे गजेट प्लेट के चारों तरफ सारे मेंबर कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हमारा फर्स्ट है फ्लेक्सिबल कनेक्शंस, सेकंड है सेमी रिजिड कनेक्शंस और लास्ट है रिजिड कनेक्शंस। इसमें क्या फ़र्क होता है? फ्लेक्सिबल कनेक्शंस में हम रोटेशनल डायरेक्शंस में रिस्ट्रेंट नहीं देते, एक तरह से ये हिंज कनेक्शंस की तरह ही होता है, जिसमें हमारा बीम यहाँ से रोटेट तो कर सकता है और लीनियर मोशंस उसकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्ट्रेन किए जाते हैं। तो जैसे हमने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इस तरह के जो बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं जिसमें ये बीम इस कॉलम के साथ कनेक्टेड है इस एक्सटेंडेड एंड प्लेट के थ्रू, ये इसको इस लीनियर डायरेक्शन में मूव तो नहीं करने देगी पर रोटेशन को रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगी, है ना। इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल कनेक्शन और हिंज कनेक्शन स्टील स्ट्रक्चर में कह लेते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा रिजिड सेमी रिजिड कनेक्शंस। इसमें हम लिमिटेड रोटेशनल रिस्ट्रेंट करते हैं बट सफिशिएंट लीनियर रिस्ट्रेंट होता है। लिमिटेड मतलब जब कोई स्ट्रक्चर है इस तरह से, मतलब हम ये स्ट्रक्चर है, ये कॉलम है और ये बीम है, इस बीम को हमने वेब के थ्रू अपन ने एंगल्स प्रोवाइड करा के कनेक्ट कर दिया ताकि ये क्या है कि इस डायरेक्शन में रोटेशन को रिस्ट्रेन कर सके और लोड लगने के कारण इधर से और ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में इसके लीनियर मोशंस को हमने रिस्ट्रेन कर दिया। लेकिन जब हमने इसको इस डायरेक्शन में रोटेशन को रिस्ट्रेन किया है वेब में एंगल कनेक्शंस प्रोवाइड करा के, तो ठीक है ये इस डायरेक्शन में तो लिमिटेड रिस्ट्रेन हो गए, पर ये जब आउट ऑफ प्लेन मूवमेंट आएगा इसमें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी इस स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए इसको हम सेमी रिजिड कनेक्शंस देते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेब में ही हमने कनेक्शंस प्रोवाइड करा रखे, इसके कारण इसका इस डायरेक्शन में तो रोटेशन रिस्ट्रेन है, और अगर मूवमेंट जो है वो इस ट्रांसवर्स प्लेन में लग जाएगा तो मतलब इस डायरेक्शन में मूवमेंट आ गया, उसको उस रोटेशन को रिस्ट्रेन करने की कैपेसिटी इसमें नहीं है, ओके। तो इसे हम डबल वेब एंगल कनेक्शंस कहते हैं। ये हमारा कैसा हो गया, सेमी रिजिड। फिर है रिजिड कनेक्शंस। इसमें हम ये जो वेब पे एंगल सेक्शंस प्रोवाइड कराया वो तो प्रोवाइड कराया ही है, उसके साथ हम प्लेट एंगल मतलब फ्लैंज में भी हम इस तरह के कनेक्शंस वेब एंगल कनेक्शंस दे देते हैं, ताकि क्या है कि इसकी रोटेशन इस डायरेक्शन के साथ साथ इस डायरेक्शन में भी रिस्ट्रेन कर सके। ये हमारा फुली रिजिड कनेक्शंस कहलाता है। ये बीम कनेक्शन जो है ये कैसे है, हिंज कनेक्शन है, और ये रिजिड कनेक्शन है या फिक्स कनेक्शंस कहलाते हैं। इसमें हम सफिशिएंट रोटेशन और लीनियर मोशंस जो होता है उसको रिस्ट्रेन करते हैं, ओके। फिर आगे है हमारा फर्स्ट टॉपिक बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शंस में भी डिफाइन, बोल्ट क्या होता है? बोल्ट जो होती है एक मेटल पिन होती है जिसमें ऊपर जो ये होता है इस पूरे को बोल्ट कहते हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा नट होता है, इसमें ये जो होता है वो शैंक कहलाता है। शैंक में ये जो पोर्शन होता है वो थ्रेडेड पोर्शन कहलाता है, ओके। बोल्ट में बी डिफाइंड एज अ मेटल पिन विद हेड एट वन एंड एंड शैंक थ्रेडेड एट अदर एंड टू रिसीव नट्स। मतलब यहाँ पे नट्स को हम टाइटन कर सकते हैं। द स्टील वॉशर्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड अंडर बोल्ट एज वेल एज अंडर नट टू सर्व टू पर्पस। ये जो वॉशर्स होती है उसके क्या प्रोवाइड कराने का पर्पस होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर। क्लैंपिंग मतलब जब बोल्ट को हम टाइटन करते हैं तो यहाँ पे ये इसको एक इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, इसके कारण यहाँ पे ये इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। इस कंप्रेसिव फोर्स को लगाने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लैंपिंग प्रेशर कहते हैं। और दूसरा क्या है कि जो थ्रेडेड पोर्शन होता है ये बियर आउट होने से रुक जाता है। बियर आउट होने से मतलब जब ये क्लैंपिंग फोर्स जो होता है, मतलब इस तरह से इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स ट्रांसफर होता है प्लेट्स में वो इतना ज़्यादा होता है कि जब इसमें इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स
और नीचे वाली प्लेट में इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होता है, तो ये इसको मूवमेंट नहीं करने देते हैं। इनके बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप इतनी मजबूत हो जाती है कि ये आपस में स्लाइड डाउन नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये इस पोर्शन को वियर करने नहीं देगा। तो जब क्लैंपिंग फोर्स ज़्यादा होगा और बोल्ट अच्छी तरह से स्नगली टाइटेड है, तो ये जो थ्रेडेड पोर्शन है वो वियर नहीं होगा, है ना, टू प्रिवेंट द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट फ्रॉम वियरिंग। ठीक है ना। इन दोनों रीजंस के कारण हम वॉशर प्लेट को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमारा बोल्ट जो है वो इजीली लूज ना हो जाए। ये हम एक साइड का मतलब कनेक्शंस दे सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब ये कोई आई सेक्शन है, ये हमारा आई सेक्शन है, और एक ये सेक्शन है, चैनल सेक्शन से आई सेक्शन, इसको हमने कनेक्ट किया है। ठीक है ना। ये हम पीछे देख रहे हैं, ये हमारी गजेट प्लेट है। ठीक है, जिसपे एक कॉलम का हमने चैनल सेक्शन से यहाँ पे कनेक्ट किया है, दूसरा एक आई सेक्शन हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तीसरा मेंबर हमने ये कनेक्ट किया। इस कनेक्शंस को हमने बोल्ट कनेक्शंस के थ्रू ज्वाइंट किया है। ठीक है ना। इस तरह से हम बोल्टेड कनेक्शन देते हैं। बोल्टेड कनेक्शंस जो होते हैं वो उसके लोड ट्रांसफर है, रिजल्टेंट लोड किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है उसके हिसाब से हम उसको कंसेंट्रिक या इसेंट्रिक कनेक्शंस भी कह सकते हैं। कंसेंट्रिक कनेक्शंस मतलब कोई एक मेंबर है, उसके साथ दूसरा मेंबर है, सॉरी डायग्राम। ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बोल्टेड कनेक्शन दे दिया है, और यहाँ पे हमारा पी लोड लग रहा है, और यहाँ पे पी लोड लग रहा है। इस तरह के कनेक्शंस कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं। इसेंट्रिक कनेक्शंस में क्या है कि जैसे ही हमारा कॉलम है, इस कॉलम के साथ जब इस बीम को कनेक्ट कर रहे हैं और लोड कहीं पी यहाँ पे लग रहा है, और कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ऐसे कहीं है ना। तो इस वोल्टेज कनेक्शंस के लिए ये जो लोडिंग है ये एक इसेंट्रिक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट करती है। इसमें एक रोटेशंस भी होगा और वर्टिकल लोड भी होगा। ओके। तो इस तरह से जो कनेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, इसेंट्रिक होंगे। ये कॉन्सेंट्रिक कनेक्शंस होते हैं। कॉन्सेंट्रिक कनेक्शंस का बेस्ट एग्जांपल होता है बर्ड जॉइंट। बर्ड जॉइंट क्या होता है कि जब मेंबर इस तरह से मिले होते हैं, तब हम क्या करते हैं कि कवर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं दोनों तरफ, और फिर यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स किस तरह का ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर फोर्स ट्रांसफर करते हैं, शेयर कनेक्शंस कहते हैं। जब टेंशन फोर्स का ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम टेंशन कनेक्शंस कहते हैं। ठीक है नहीं, कनेक्शन। फिर है जब कंबाइंड फोर्सेस लग रहा है, जब किसी मेंबर में, यहाँ पे हमारा ये कोई एंगल सेक्शन है और ये कनेक्टेड है, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये क्या है कि इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक शेयर का कंपोनेंट भी रहेगा और एक टेंशन का भी कंपोनेंट रहेगा। जब दोनों कंपोनेंट रहेंगे तो ये कंबाइंड शेयर एंड टेंशन कनेक्शंस कहलाएंगे। शेयर कनेक्शन जब लोड हमारा कुछ जॉइंट में इसी डायरेक्शन में लग रहा हो तो शेयर कनेक्शन रहेगा, जब लोड उसमें इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा तो टेंशन कनेक्शन कहलाएगा। फिर है बाय फोर्स मैकेनिज्म। अगर बियरिंग टाइप कनेक्शन है, स्लीप और फ्रिक्शनल ग्रिप टाइप कनेक्शन है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम टाइप ऑफ कनेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। फिर है हमारा अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ बोल्ट। मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो ऑर्डिनरी बोल्ट्स होते हैं, और दूसरा है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है ना। ऑर्डिनरी बोल्ट को हम अनफिनिश्ड बोल्ट, रफ बोल्ट या ब्लैक बोल्ट भी कहते हैं, जो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है ना। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर, लाइट स्ट्रक्चर्स को जॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट स्ट्रक्चर जैसे हमारा पर्लिन हो गया। पर्लिन जो मतलब एक रूफ ट्रसेस में जो बीम होती है, लॉन्गिट्यूडिनल बीम होती है, उसे हम पर्लिन कहते हैं। उसकी डिज़ाइन होगी। जब कोई भी कॉलम या बीम या फिर टेंशन मेंबर ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करानी, तो उस ब्रेसिंग के कनेक्शन हमारे जो कनेक्टेड होते हैं उसमें फास्टनर हम कौन सा, लाइट बोल्ट को यूज़ करते हैं। रूफ ट्रसेस में हम लाइट बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द कनेक्शन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड, वाइब्रेशंस और फटिक। वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट को प्रोवाइड करेंगे। ये जो जनरली मेड किससे बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। क्योंकि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मीडियम और हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं।
दे आर टाइटन टिल वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप। इन बोल्ट को इतना टाइट किया जाता है कि यहाँ पे ये क्या है कि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट करेंगे, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है हाई फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे कि कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई बॉडी है, अगर इसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करते हैं हम, और इन सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जब ये एन इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो एफ फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से जब बॉल को बहुत ज़्यादा टाइट किया जाएगा तो यहाँ पे ये क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, ये कंप्रेसिव फोर्स ट्रांसफर होगा इन दोनों प्लेट्स के सरफेसेस के बीच में। जब ये फोर्स इंक्रीज करेगा तो इनके बीच जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बोल्ट की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाई टाइट करने के बाद इसमें इलोंगेशंस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। इलोंगेशंस कम मतलब इसमें जो ब्रिटलनेस है वो ज़्यादा रहनी चाहिए। ब्रिटलनेस ज़्यादा तभी आएगी जब हमारा जो स्टील है वो कैसा होगा, हाई कार्बन स्टील होगा। इसलिए हम इस टाइप के जो बोल्ट बनाए जाते हैं तो उसके लिए हम हाई कार्बन स्टील को यूज़ करते हैं। इसमें हम जो बोल्ट यूज़ करते हैं वो M16, M20, M24, M30 बोल्ट्स को यूज़ करते हैं। इसमें जो M30 होता है वो मीन डाया होता है बोल्ट का। ओके, यहाँ पे जो M30 कॉन्क्रीट नहीं है, यहाँ पे M30 बोल्ट है, वो बोल्ट की साइज को शो करता है जो उसका शेंक का मीन डाया कहलाता है। ठीक है ना। इट इज़ प्रोवाइडेड रिजिड जॉइंट, मतलब ये रिजिड जॉइंट बनाने के लिए हम हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का यूज़ करते हैं, जो नो स्लिप और फ्रिक्शनल टाइप कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, जो हमने देखा है। ठीक है। तो बोल्ट्स के दो टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। कहाँ पे किसका यूज़ है, किससे बने होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन से, ये हमने देख लिया है। और बोल्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। बोल्ट्स को जो क्लासीफाई करते हैं वो ग्रेड कहलाता है, कितने ग्रेड का बोल्ट है हमारा, है ना। अगर बोला है कि क्लास ऑफ 3.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो जो 3.6 है ये उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ को शो करते हैं। वो कैसे निकालते हैं किसी भी ग्रेड का, 3.6 है तो 3 × 100 करते हैं, तो ये हमारी क्या बताती है, उसकी मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताती है। फिर उसका जो 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ बताती है। मतलब 300 × 0.6 करेंगे तो कितना आएगा, 180। ये हमारी यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा 4.6 क्लास का बोल्ट है तो 4 × 100 करेंगे तो ये हमारी मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताएगी उस बोल्ट की। ओके। और अगर हमें उस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ शो निकाल कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, इसके पीछे का जो डेसिमल फैक्टर है 0.6 को, उसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.240 हमारी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, क्लास 6.8 है तो 6 × 100 ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगी, इंटू 0.8 करेंगे तो ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी ग्रेड ऑफ बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम FUB कहते हैं और यील्ड को FY कहते हैं। ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कनेक्शंस जैसे कि लैब कनेक्शंस हो गया, बट कनेक्शंस हो गया, डबल कवर बट कनेक्शंस हो गया। ठीक है, उसके लोड ट्रांसफर की कैपेसिटी कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ फेलियर्स इन कनेक्शंस, बियरिंग फेलियर, शेयर फेलियर, उनको पढ़ेंगे और फिर एक इसकी कनेक्शंस की डिज़ाइन करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमारा वोल्टेज कनेक्शंस खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।